देखिए, आज हम कैलकुलस में इंटीग्रेशन की साइड चलते हैं। और इंटीग्रेशन जो है, आपने इसके पहले डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशंस को कायदे से सीखा है, जिसमें से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये सब कैलकुलस के पार्ट हैं। कैलकुलस में और भी भाग हैं, जिसमें से कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिबिलिटी है, लिमिट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर हैं जो कैलकुलस में क्लास 12th में पढ़ने हैं आप। और कैलकुलस को जब हमने डिफरेंशिएशन को आपको बताया था, तो उसमें ये बात को बताया था कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो फंक्शंस को किया जाता है। और फंक्शंस आपके कई टाइप्स के बताए थे आपको, जिसमें से आपका फंक्शन जो है अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हैं। तो इन सब के डेरिवेटिव्स हमने आपको टाइप्स वाइज करा रखा है और कराया भी है। अब आपको जो समाकलन पढ़ना है, समाकलन कैलकुलस का एक पार्ट है जो विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में इसका यूज इन दिनों हो रहा है। और समाकलन में कहा जाता है कि जो डिफरेंशिएशन है उसका व्युत्क्रम जो होता है वही है समाकलन। समाकलन में सीखने से पहले आपको डेरिवेटिव कायदे से आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव से ही रिलेटेड समाकलन के क्वेश्चंस होते हैं। और फंक्शंस की पूर्णतः जानकारी रहे तो वो और अच्छी बात है समाकलन सीखने के लिए। और हम आपको समाकलन में जो बातें सिखाएंगे, कितने टाइप्स हैं समाकलन के, क्या क्या टाइप्स से कैसे कैसे सवालें इसमें की जाती हैं, ये सारी बातें हम आपको कायदे से बताएंगे। और समाकलन का स्टार्टिंग वीडियो है, आप स्टार्टिंग से ध्यानपूर्वक देखिएगा। वैसे समाकलन का यूज जो है आज के टाइमों में क्या होता है कि कुछ वैज्ञानिकों ने समाकलन का यूज, सबसे पहले समाकलन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था किस लिए था, तो वक्रों के घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए समाकलन का यूज किया गया। लेकिन आजकल क्या है ना कि विज्ञान की कई शाखाओं में इसका उपयोग भरपूर हो रहा है समाकलन का। और समाकलन कैलकुलस का मस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप ये समझिएगा। क्योंकि इस समाकलन और डिफरेंशिएशन को पढ़ लिए तो आप समझ लीजिए कि पूरे कैलकुलस पे आपने पकड़ बना ली है। आइए देखते हैं। तो इसमें समाकलन जो है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या है, समाकलन जिसको कहेंगे हिंदी में। समाकलन डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम है और जिसका उपयोग वक्रों से घिरे क्षेत्रफल, वक्रों से घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए किया गया। ठीक। और एक बात, आजकल जो है इसको विभिन्न शाखाओं में यूज इसका हो रहा है विज्ञान की। और इसमें जो है आप ऐसा करिएगा कि जो
इंटीग्रेशन है, इसका जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं, बनता तो ऐसे है लेकिन इसको बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल ऐसा सिंबल सांप जैसा बनता है इसका, समाकलन का। और इस सिंबल के पास, मतलब ये जो सिंबल बनता है, इस सिंबल के पास लिखा जाता है dx, ऐसे करके dx लिखा जाएगा, dy लिखा जाएगा, dp लिखा जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो हमने समाकलन बनाया और dy लिख दिया, या फिर समाकलन बनाया और dp लिख दिया। तो इन सब लिखने का रीज़न ये है, जो x है ये वेरिएबल है, x, y और p ये सब वेरिएबल हैं, और ये जो समाकलन किया जाएगा ना वो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल किया जाएगा। अगर dx लिखा है तो इसका मतलब समाकलन जो फंक्शंस का आप करोगे उसका विद रिस्पेक्ट टू x के करोगे, क्योंकि dx लगा है। अगर dy लगा है तो आप समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y के फॉर्म में किया जाएगा। और अगर dp लगा है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p के किया जाएगा, मतलब p के फॉर्म में आपका फंक्शन होना चाहिए जिससे वो इंटीग्रेट हो सके। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। आगे आप ये समझिए कि फंक्शंस में आपको बताया गया है, फंक्शंस के, देखो जब तक आप फंक्शंस से क्लियर नहीं रहेंगे तब तक आप समाकलन और डिफरेंशिएशन को नहीं सीख सकते, जिसमें हमने आपको कई टाइप्स के बताए हैं। पहला टाइप्स है फंक्शन का अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x, y, z इससे अधिक वेरिएबल को लेकर के जो आपके रिलेशंस पैदा होते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब आपके अलजेब्रिक के ही हैं। अलजेब्रिक के सारे फार्मूले आपको आने चाहिए और ये आपको आते भी हैं। दूसरा फंक्शन आपका जो है वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है इसको आपने पढ़ रखा है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें 6 रेशियोज होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, ऐसा करके। इसके पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस माइनस बी का होल क्यूब। ये सब जो आपके हैं वो अलजेब्रिक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपकी रेशियोज हैं, इन रेशियोज से लेकर के साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन के टर्म में है। इन सब रेशियोज को लेकर के जो फंक्शन आपका कार्य करेगा वो फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा। तीसरा टाइप्स जो है फंक्शन का वो आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब आप ये समझिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ITF भी बोलते हैं, ITF, शॉर्टकट में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें साइन को, कॉस को, टैन को इनवर्स के फॉर्म में सीखा जाता है। मतलब साइन इनवर्स x ऐसा पढ़ा जाएगा, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, ऐसे करके आपके जो 6 रेशियोज हैं उनसे मिल करके जो आपकी बातें बनती है वो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाएगा। इसके बाद आपका जो है वो है लॉगरिथम फंक्शन, जिसमें
लॉग से रिलेटेड सारे टाइप्स जो भी हैं वो आपके लॉग से रिलेटेड हैं। और लॉग वाले जो टाइप्स हैं इनके क्वेश्चंस और इनके जो फार्मूले हैं, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n, लॉग m अपॉन n, ऐसे करके जो पावर्स के भी हैं लॉगरिथम के टाइप्स, इन सब के आपने इन सब को फिजिक्स में भी इस्तेमाल किया है इनके फार्मूले को। और जो लॉग से लेकर के बनते हैं ये सारे लॉगरिथम फंक्शन कहलाते हैं। और लॉगरिथम अगर आपका सही रूप से नहीं रहेगा तो आप समझ लीजिए कि कैलकुलस में आपको वीकनेस दिखाई देगी। आपका जो अगला है चौथा, वो आपका लॉगरिथम है, लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन में आपका लॉग लेकर के है। देखो इसमें कई फार्मूले हैं, जैसे आप ले लीजिए लॉग m इंटू n, तो आप कहोगे कि इसका होता है लॉग m प्लस लॉग n, ऐसा करके है। और फार्मूले हैं लॉग में, लॉग m अपॉन n इसका फार्मूला है। इसके फार्मूले हैं लॉग a पावर b, ऐसा करके है। तो ऐसे आपके लॉगरिथम से रिलेटेड जो आपके फंक्शन हैं वो आपके लॉग से लॉगरिथम कहलाएंगे। एक फंक्शन और बचा है, उस फंक्शन का नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये ऐसा फंक्शन है, इसको घातांकीय रूप बोलते हैं, घातांकीय फलन। इसमें घातों को लेकर के आपको सॉल्वेशन बताया जाता है, जैसे a की पावर x है, b की पावर x है, ऐसा करके 5 की पावर x है। और कुछ इसमें घातांकी फार्मूले भी हैं, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n। गुणे में घातें जुड़ती हैं जब आधार बराबर हो, आपने सुना होगा। ऐसा करके a की पावर m की पावर n है, तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। ये सब फार्मूले आपने बेसिक सीख रखे हैं कि a की पावर m अपॉन में a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ऐसा आपने जो सीखा है अभी तक, ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टाइप्स हैं और ये आपको सीखने को मिलेंगे। तो ये सब आपकी रही फंक्शंस की बात, क्योंकि फंक्शंस आपको आएगा तभी आप समाकलन कर पाएंगे। आइए देखते हैं कितने टाइप्स के समाकलन आपको सीखने हैं। देखिए जो टाइप्स है समाकलन का, जो क्लास 12th में आपको पढ़ाया जाएगा, वो टाइप्स जो हैं उसमें से जो आपको पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले है बेसिक इंटीग्रेशन रिलेटेड टू सम। आप समझिए बेसिक फार्मूला रिलेटेड बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन। आप समझिए कि आपको इंटीग्रेशन जो पहला टाइप्स बताया जाएगा, आपका जो फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। फार्मूला का मतलब है कुछ फार्मूले आपको हम बताएंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपके बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन कहलाएंगे, जिसमें से आपको फार्मूले से बेस्ड रह करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई केसेस को छोड़ दीजिए, प्लस माइनस वाले सारे केसेस और रिसलाइजेशन वाले सारे केसेस, ये आपके सम फार्मूला क्वेश्चन इंटीग्रेशन में होंगे, जिसमें आपका
बेसिक फार्मूले से रिलेटेड जितने इंटीग्रेशन बनेंगे वो सारे इंटीग्रेशन सिखाए जाएंगे। इसी को सिंपल आप समझ लीजिए, सिंपल तरीके से सिंपल इंटीग्रेशन। दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। मतलब समाकलन आपको सीखना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन है क्या? प्रतिस्थापन का मतलब है कि कोई फॉर्मूला आपको बनता दिखेगा, लेकिन वहाँ पे जो होना चाहिए वो नहीं होगा। उसके स्थान पर आपको t या फिर अन्य वेरिएबल मान करके आपको इंटीग्रेशन करना रहेगा। ऐसे केसेस को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। तीसरा जो टाइप्स है इसमें सीखना है, तीसरे टाइप्स का समाकलन, वो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इंटीग्रेशन बाई पार्ट। अब आप ये समझिए ये क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं खंडशः समाकलन। ये खंडशः समाकलन है। इस समाकलन का मतलब है कि इसमें जो सबसे सिंपल वाले में सिखाया जाएगा वो आपको प्लस और माइनस से रूबरू करा दिया जाएगा। प्लस और माइनस वाले सारे केसेस आपको कर दिए जाएंगे। खंडशः है कि जब कोई दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हों उस केसेस को खंडशः समाकलन बोलते हैं, जिसे बाई पार्ट कहते हैं। जैसे आपको कह दें y इज इक्वल टू fx इंटू gx। fx और gx एक फंक्शन है जो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और ऐसे केसेस को हम बोलते हैं बाई पार्ट। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो आप कहोगे कि y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन fx इंटू कितना gx। fx और gx का क्या करना है, इंटीग्रेट, वो भी विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको बोलेंगे बाई पार्ट। अब इसमें fx और gx आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शंस का हो सकता है। आपको हमने फंक्शंस बताए, उन फंक्शंस में आप किसी भी दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करिए, वो बाई पार्ट कहलाएगा। और बाई पार्ट का इसमें कुछ अलग फार्मूला है, उसके बेस्ड खंडशः समाकलन होगा। अगला जो आपको सीखना है, खंडशः में आपको कई टाइप्स सिखाए जाएंगे। उन टाइप्सों में आपका ये हो सकता है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनके सबके फार्मूलों का निगमन कराया जाएगा खंडशः में। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इन सब का समाकलन आपको कराया जाएगा खंडशः में। और भी कई टाइप्स आपको सिखाए जाएंगे जिससे कई क्वेश्चंस आपके हो पाएंगे। आगे आपका जो फोर्थ है वो आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन कंटिन्यूड। इंटीग्रेशन कंटिन्यूड, जिसे बोलते हैं क्रमशः समाकलन। क्रमशः समाकलन ये आपके 4 टाइप्स से इंटीग्रेशन आपको बताया जाएगा। वैसे इंटीग्रेशन 2 प्रकार के होते हैं।
दो टाइप्स होते हैं इंटीग्रेशन के। पहला टाइप्स है आपका इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स है उसको बोलते हैं इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और एक दूसरा आपका जो टाइप्स है उसको बोलते हैं डेफिनिट, डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं निश्चित और अनिश्चित समाकलन। ये आपका अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन। और ये आपका निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन। ये जो आपको चारों टाइप्स बताए ना, वो आपका इनडिफिनिट टाइप्स हैं। इनडिफिनिट के 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला बेसिक ऑन फार्मूला बेस्ड, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट और इंटीग्रेशन बाय कंटिन्यूड क्रमशः समाकलन। क्रमशः समाकलन में आपको 11 टाइप्स पढ़ने हैं। पहला टाइप्स जो है आप देखिएगा एक एक टाइप्स को। एक टाइप्स है dx अपॉन में a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। दूसरा टाइप्स है dx अपॉन में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, कॉमा dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कॉमा dx अपॉन में ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये सब टाइप्स हैं, इनमें सब पे समाकलन लगा दीजिए। आगे जो है वो है इंटीग्रेशन px प्लस q अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा करके है dx। इसी तरीके से है इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी तरीके से है इंटीग्रेशन px प्लस q अपॉन में रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। इसी तरीके से आपका जो है इंटीग्रेशन रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है dx। कितने टाइप्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद एक टाइप्स है इंटीग्रेशन px प्लस q रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। एक टाइप्स है आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा, कॉस x आप मान लीजिए। और एक टाइप्स है इंटीग्रेशन dx अपॉन में a प्लस b साइन थीटा, साइन x। ये आपके 11 टाइप्स हैं समाकलन के। 11 टाइप्स में देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 टाइप्स आपके समाकलन कंटिन्यूड में पढ़े जाएंगे और इनका सबका अलग अलग टाइप्स है। कोई फ्रैक्शन द्वारा निकाले जाएंगे तो कोई अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके निकालेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। मतलब सब अपने अपने अलग अलग टाइप्स से इसको देखा जाएगा। आगे आप देखिए बेसिक कुछ फॉर्मूले जो समाकलन के हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। देखिए समाकलन जो है हमने आपको बताया ये व्युत्क्रम होता है। डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? समाकलन। आपने डिफरेंशिएशन को कहा था dy बाई dx,
किसी भी फंक्शन के पास dy बाई डी एक्स लगा दीजिए, आपको फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करने की अनुमति प्राप्त हो जाएगी। अगर d अपॉन dy लगा दीजिए तो समझ लीजिए फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करने के लिए आपका। इसी प्रकार अगर आप d अपॉन डी पी लगा दीजिए, d अपॉन डी जेड लगा दीजिए, तो ये सब आपके फंक्शंस डिफरेंशिएशन करने के लिए हैं। बस बात ये है कि विद रिस्पेक्ट टू आपका बदल जाएगा, जिसमें से आपका x विद रिस्पेक्ट हो जाएगा, p हो जाएगा, z हो जाएगा, y हो जाएगा। जैसे जैसे आप वेरिएबल बदलते जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन जिसके विद रिस्पेक्ट होगा उसी के विद रिस्पेक्ट आपका फंक्शंस भी होना चाहिए, तभी आपका डेरिवेटिव हो पाएगा। आप यहाँ से इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन समाकलन, इसमें आप ये समझिए कि अगर आप y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप लिखेंगे d अपॉन डी एक्स वाई का और d अपॉन डी एक्स एफ एक्स का। हमने आपको ये बात बताई कि एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है d अपॉन डी एक्स एफ एक्स का, वो होता है एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है। अगर हम इसके व्युत्क्रम की बात करें तो व्युत्क्रम ये हो जाएगा कि इसका डेरिवेटिव इतना होता है तो इसका जो समाकलन है वो इतना होगा, मतलब आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। आप ऐसे करिए, एफ एक्स डी एक्स इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स, और यहाँ पे लगा दीजिए समाकलन, मतलब एफ डैश एक्स डी एक्स का समाकलन जो है वो एफ एक्स है। मतलब हमारा जो डेरिवेटिव था उसका व्युत्क्रम जो होता है उल्टा, मतलब डेरिवेटिव का आंसर और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, डेरिवेटिव का आंसर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इज इक्वल टू सेम। आप यहाँ से लिखिएगा इंटीग्रेशन क्वेश्चन इज इक्वल टू डेरिवेटिव आंसर, डेरिवेटिव आंसर। ये आपका है व्युत्क्रम कि अगर कोई भी फलन है उसका डेरिवेटिव जो आएगा वही डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, और डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन का आंसर है। ये बात व्युत्क्रम में आपको बताया जाता है, यही है व्युत्क्रम। तो आप ये समझिएगा कि जो डेरिवेटिव है उसका आंसर जो है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इस बात को आपको समझाना है। देखिए, डेरिवेटिव के आपने सारे फॉर्मूलों को पाई प्रिंसिपल नियम के अकॉर्डिंग आपने सीखा था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कैसे होता है, या कॉस एक्स का साइन एक्स कैसे होता है, या टैन का सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स कैसे होता है। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपको बताया गया था, जिसमें डेल एक्स और डेल वाई दोनों साइड जोड़ जाड़ करके निकाला गया था, आपको बताया गया था इस बात को। तो आप इसमें क्या काम कर सकते हैं, अगर हम उन फार्मूलों के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से आप समझिए, आपने सीखा है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, कितना सीखा है, केवल कॉस एक्स। अब आपको क्या काम करना है, इसी को
इंटीग्रेशन लगा देना है, मतलब इसके आंसरवा पे इंटीग्रेशन लगा देना है, किसके, डेरिवेटिव के। और ये dx इधर ले आएगा तो ये हो जाएगा dx किसके बराबर, साइन x के बराबर। लेकिन एक बात और विशेष ध्यान देनी है, इसमें हर एक आंसर पर प्लस सी होगा। वो क्यों होगा उसको अभी हम बताएंगे। हर एक आंसर पर, इंटीग्रेशन के हर एक आंसर पर आपका सी लगेगा। यहां से इसी प्रकार d/dx cos x, इसका आंसर आता है माइनस का साइन x। कितना, माइनस का साइन x। अगर हम इसमें इंटीग्रेशन लगाएं साइन x में, तो साइन x dx इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस कॉस x, और क्या लग जाएगा, प्लस सी। इसी तरीके से आपने सीखा होगा d/dx tan x जो सेक स्क्वायर x के बराबर होता है, और यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना, tan x प्लस सी। इसी तरीके से d/dx cot x आपने सीखा है, माइनस कॉसेस स्क्वायर x के बराबर होता है। यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉसेस स्क्वायर x dx इक्वल टू कॉट x माइनस का वो भी, क्योंकि यहाँ से माइनस इस साइड हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस कॉट x प्लस सी। ये आपने सीखा है सब। देखिए इसी प्रकार d/dx कॉसेस x जो होता है वो माइनस कॉट स्क्वायर x होता है। माइनस कॉट स्क्वायर x ये होता है माइनस कॉसेस x और कॉट x, कॉसेस x और कॉट x। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉसेस x कॉट x इज इक्वल टू माइनस कॉसेस x प्लस सी। तो इस प्रकार के आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रीज थी। यहाँ पे एक सेक x है, d/dx सेक x। सेक x का जो होता है वो होता है सेक x और tan x, सेक x और tan x। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन सेक x tan x इज इक्वल टू tan x सेक x प्लस सी। यहाँ पे dx भी लगेंगे, विद रिस्पेक्ट टू dx होगा, ये आपका सेक x प्लस सी हो जाएगा, सेक x प्लस सी। तो आपके ये जो डेरिवेटिव हैं इन्हीं से व्युत्क्रम करके हमने डिफरेंशिएशन फाइंड किया है, इंटीग्रेशन फाइंड किया है। आगे देखिए कुछ फार्मूले हैं। आपने अलजेब्रिक फार्मूला सीखा है डिफरेंशिएशन का, देखिए इंटीग्रेशन का क्या होगा। आपको सिखाया गया था यहाँ से d/dx x की पावर n, जो डेरिवेटिव आता था वो आता था nx n-1, आपका ये आता था। अब यहाँ से ये बताइए कि हमको इंटीग्रेशन x की पावर n की ज़रूरत है, ये कितना होगा। तो अभी आपको बताया कि डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो होता वो डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम होता है। आप अभी तक सारे क्वेश्चन जितने फार्मूले आपने सीखे सब डेरिवेटिव के आंसर में वो था। साइन x का इंटीग्रेशन सीखा, वो कॉस के डिफरेंशिएशन में लिखा था। आपने सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीखा, सेक x का नहीं सीखा, सेक स्क्वायर x का सीखा। मतलब आपने इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का सीखा, ना कि सेक x का। सेक x को आगे आपको दिखाएंगे कैसे आता है, लेकिन आपको सेक x का नहीं बताया,
हमने आपको सेक स्क्वायर यक्स का डायरेक्ट बता दिया। क्यों? क्योंकि वो डेरिवेटिव के आंसर में था। हमने आपको बताया था कि डेरिवेटिव का आंसर जो होता है वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता है। अब आप ये बताइए, सेक यक्स, केवल सेक यक्स किसी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में आता है क्या? या फॉर्मूले के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के आंसर में कभी सेक यक्स नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो वो किसी न किसी के साथ, इसलिए इसका इंटीग्रेशन आसान नहीं है फाइंड करना, इसको किसी विधि द्वारा फाइंड करेंगे। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो क्या इस डेरिवेटिव के आंसर में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो आप शेष भाग को इधर लाइएगा और यहाँ पे इतना दिखा करके dx का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल का साइन लगा करके आप इंटीग्रेशन बना लीजिएगा। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। आपको बताया गया है यहाँ पे कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आगे n आ जाता है और एक n में घट जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए? x की पावर n। तो इसका मतलब एक यहाँ घट रहा है तो एक पहले से ज़्यादा कर लें। भाई यहाँ पे हमको क्या बनाना है? इतने प्लेस पर हमको बनाना है इसके जैसा आ जाए, तभी तो हम इंटीग्रेशन वन निकाल पाएंगे। और इतने के जगह पे क्या बनाना है? x की पावर n। अब बताओ, x की पावर n माइनस 1 के प्लेस पर x की पावर n फाइंड करना है। इसका मतलब कुछ हमको पहले से करना है, कुछ ऐसा पहले से कर दें जिससे डिफरेंशिएशन हो करके इतना आ जाए। तो इसका मतलब है जब पावर n था तो एक पावर घटा था, पावर में एक घट गया था। इसका मतलब एक पावर जब ज़्यादा रहेगा तो एक घटेगा तो n केवल बचेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव इसका करिए d/dx x की पावर n प्लस 1 का, तो आप में जो निकल के आएगा वो आएगा n प्लस 1 आगे, और x में n प्लस 1 में एक घट जाएगा नियमवत, और हल होगा तो आएगा n प्लस 1 ब्रैकेट में x की पावर n प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा n प्लस 1 x की पावर n। जो हमको फाइंड करना था कि इतने प्लेस पर इतना आ जाए, और वो भी किसका? डेरिवेटिव के आंसर, डेरिवेटिव के क्वेश्चन के आंसर में, और ऐसा हो गया। तो आप बताइए, अब इसको हम इधर ला करके dx इधर ला के इंटीग्रल का साइन लगा करके हम बता सकते हैं कि हाँ इसका समाकलन है। तो आप यहाँ से इस बात को यहाँ से हटाइएगा और यहाँ से आइएगा तो हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 और नीचे n प्लस 1, और डेरिवेटिव इधर आएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर n dx। इसका मतलब इंटीग्रेशन x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन का सूत्र है। तो आपका ये जो फॉर्मूला है वो है x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप सीखिएगा तो जैसे आपको दे दे कि x की पावर 3/2 इंटीग्रेशन करिए, तो आप क्या काम करेंगे? 3/2 x की पावर 3/2 में एक जोड़ देंगे, अपॉन में 3/2 में एक नीचे जोड़ देंगे और प्लस लगा देंगे c। इसमें c भी प्लस लगाना अनिवार्य है, हमने आपको अभी बताया था c लगाना अनिवार्य है। यहाँ से आप इसको हल करिएगा तो आएगा x की पावर 5/2 और नीचे कितना 5/2, हल होगा तो 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। किस नियम के अनुसार? x की पावर n dx के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार अगर हम और क्वेश्चंस को देखें, यहाँ से आप ऐसे क्वेश्चंस को करिएगा कि x की पावर रूट के अंदर 3/2, आप इसका इंटीग्रेशन बताइए। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप करेंगे कि इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 हो जाएगा।
अब बताइए कैसे। तो आप देखिएगा यक्स रूट यक्स को लिखते हैं यक्स की पावर 1/2 और एक्स जब यहाँ पे रहे रूट के अंदर करड़ी पर n रहे तो ये हो जाएगा यक्स की पावर 1/n। मतलब जो करड़ी लिखी होती है ना, यहाँ पे कुछ लिखा रहे ना लिखा रहे, यहाँ पे 2 होता है, क्योंकि तभी तो 1/2 आ जाता है। n रहता है तो 1/n आता है। इसका मतलब 3/2 है तो 1 में कितना जाएगा 3/2। तो हल होकर के हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 dx। इसका इंटीग्रेट करेंगे इस क्वेश्चन में। आपका यहाँ से हो जाएगा कि x की पावर 2/3 में 1 ऐड कर देंगे और नीचे 2/3 में 1 ऐड कर देंगे और प्लस लगा देंगे c। हल करेंगे तो x की पावर 5/3 अपॉन में 5/3 हल होकर के आएगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके अलजेब्रिक की पावर जो होती हैं उनको सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है। और ऐसे कई टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो ऐसे टाइप्स के हो जाएंगे। देखिए आगे इसमें जब कभी अलजेब्रिक फार्मूले पर कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाए तो इंटीग्रेशन में क्या होता है। देखो एक फार्मूला आपको लिखते हैं कि fx का इंटीग्रेट करना है, वो भी k लगा है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इसका जो k है वो बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन केवल fx का होगा और dx। इस बात को स्पष्ट हम इस तरीके से समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई 5x² है और हमको करना है इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब 5 कॉमन है और वो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन केवल x² dx का होगा। और यहाँ से हो जाएगा 5x की पावर कितना, 1 जुड़ेगा 3 और नीचे कितना 3 प्लस c, नियमवत इस नियम के अनुसार। और ये हो जाएगा 5/3 x की पावर 3 प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। इसका मतलब कोई भी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फंक्शन का इंटीग्रेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कोई फंक्शंस आपस में प्लस हैं या माइनस हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं। माना कि हमारे पास है इंटीग्रेशन के ब्रैकेट के अंदर f1x प्लस माइनस के साथ जुड़ा है f2x प्लस माइनस साथ जुड़ा है f3x। ऐसा करके आपके जो फंक्शन है वो बार बार जुड़ते हुए जा रहे हैं। प्लस माइनस x की पावर 4x ये पूरा dx। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको बताया जाता है कि इसमें अगर प्लस माइनस के साथ कई फंक्शंस आपस में जुड़े हैं तो एक एक फंक्शन को अलग अलग करके करेंगे। मतलब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के f1x प्लस माइनस, इंटीग्रेशन के f2x प्लस माइनस, इंटीग्रेशन के f3x प्लस माइनस, इंटीग्रेशन के f4x dx। पूरे पे लगा दीजिए dx, क्योंकि पूरे का dx होगा। इसका dx अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। अगर इसको हल करेंगे तो आएगा k इंटीग्रेशन f1x dx, इसका अलग हो जाएगा प्लस माइनस के साथ। k कांस्टेंट है, बाहर हो गया। इंटीग्रेशन f2x dx प्लस माइनस, k यहाँ पे बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन f3x प्लस माइनस dx रहेगा प्लस माइनस, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन f4x dx
मतलब यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई कि कोई भी फंक्शन आपस में प्लस या माइनस के साथ जुड़ा है तो उसका इंटीग्रेशन होगा तो अलग अलग हो जाएगा। एक क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए कुछ फार्मूलों को आप अलग अलग करके देखिएगा। यहाँ से जैसे हम कह दें कि देखो डेरिवेटिव भी और सीख लीजिए। d/dx आपने सीखा है e की पावर x, कितना होता है e की पावर x। अगर हम इसका इंटीग्रेट करें तो e की पावर इंटीग्रेशन जो होगा e की पावर x का, वो भी e की पावर x प्लस c होगा। इसी तरीके से d/dx a की पावर x जो होता है वो होता है a की पावर x log a, ये आपका डेरिवेटिव होता है। अगर आपका इंटीग्रेशन निकलेगा तो बताओ a की पावर x का निकालना है, ये आपका इधर आएगा तो हो जाएगा a की पावर x का इंटीग्रेशन इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a। इसको अगर सही रूप से आप थोड़ा सा स्टेटिकल लिखेंगे प्लस c, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे a की पावर x, अगर ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा log a, आपका बेस हो जाएगा, e हो जाएगी वैल्यू प्लस कितना c। आपका ऐसा भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो इसमें और इसमें अंतर है। इसमें जो a है वो वैल्यू है, इसमें a है जो बेस है। इस बात को ध्यान में रखिएगा इंटीग्रेशन में। यहां से देखिएगा एक आध फार्मूला, log x तो होता है 1/x डेरिवेटिव, और अगर इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू होगा log x प्लस c, यहां पे बेस में e। अब आप ये देखिएगा क्या log x का हमने तो बनाया नहीं, हमने तो 1/x का बना लिया। इसका मतलब किसी भी डेरिवेटिव के आंसर में log x नहीं आता, इसलिए इंटीग्रेशन फाइंड करना आसान नहीं है। उसको अलग विधि द्वारा हम log x का इंटीग्रेट करेंगे। आगे देखिए, इसी तरीके से डेरिवेटिव आपको सिखाया है d/dx 1 में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था साइन इनवर्स एक्स का। सॉरी, अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका जो आता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। कहाँ से आया था आपको बताया था हमने। इसी तरीके से अगर हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका जो आएगा साइन इनवर्स x प्लस c, ये आपका हो जाएगा। इसी तरीके से अगर d/dx कॉस इनवर्स x का फाइंड करें, कॉस इनवर्स x का dx, इसी तरीके से d/dx tan इनवर्स x का फाइंड करें, ये dx यहाँ नहीं लगेंगे, सॉरी। इसी तरीके से d/dx सेक इनवर्स x का फाइंड करें, इसका जो होता है -1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जो होता है वो होता है 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ पे x। अब एक एक बात को ध्यान देना। यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन लगाएं तो इंटीग्रेशन -1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो आप कहेंगे कि कॉस इनवर्स x प्लस c का है यहाँ से। और इसका जब करेंगे तो यहाँ से करेंगे इंटीग्रेशन, आपको लिखा मिले 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो आप समझ लीजिएगा tan इनवर्स x प्लस c का है। इसी तरीके से अगर हम करें इंटीग्रेशन 1/x रूट के अंदर x स्क्वायर -1, तो आप इसका कहिएगा कि ये है सेक इनवर्स x प्लस c का। इसी तरीके से अभी आपके 1-2 और बचे हैं। अगर इसी में हम माइनस लगा देंगे, अगर इसी बात में हम माइनस लगा देंगे यहाँ पर, तो आपका कॉट इनवर्स बन जाएगा, और यहाँ पे जब माइनस लगा देंगे तो वो कॉसेस इनवर्स बन जाएगा। बस 2 ही बातें हैं। ये सब आपके बेसिक फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन को सीखने के लिए फार्मूला मस्ट इम्पॉर्टेंट है। विदाउट फार्मूला आप किसी क्वेश्चन को कर नहीं सकते हो।
देखिए आगे इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे। इस बात को और सीख लें कि सी क्यों जुड़ता है। देखिए सी क्यों जुड़ता है, क्योंकि समाकलन के हर एक आंसर पर सी जुड़ता है। अगर हम कह दें इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स और इसका आया कैपिटल एफ एक्स, तो इसके साथ प्लस सी लग जाएगा। ये सी लगने का कुछ रहस्य है, उस बात को समझेंगे। जैसे मान लो हमको डेरिवेटिव करना है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5 का, तो आप कहोगे कि इसका डेरिवेटिव 5x की पावर 4 हो जाएगा। अगर हम कह दें डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5 प्लस 2 का कर दीजिए, तो आप कहोगे कि 5x की पावर 4 आएगा इसका डेरिवेटिव, और इसका हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आगे देखिए, अगर हम इस बात को समझें कि d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5 प्लस 10, तो आप कहोगे कि 5x की पावर 4 प्लस 0। तो आप इस बात को समझिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं था तब भी इतना आया था, मतलब इसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड नहीं था। आप एक बात को समझिएगा, इन तीनों में इसमें कोई कांस्टेंट ऐड नहीं था तब भी आंसर उतना आया। इसके साथ हमने 2 को ऐड कर लिया तब भी आंसर आपका 5x की पावर 4 आया। इसमें x की पावर 5 प्लस 10 है, इस 10 को ऐड करने पर भी इसका आंसर 5x की पावर 4 आया। इसका मतलब इसके साथ अगर n c z p कुछ भी ऐड कर दें, वो कांस्टेंट रहे, तो आपका डेरिवेटिव के आंसर पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या करने पर? जोड़ने पर। इसलिए उस सी को हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन में लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आंसर से ही हमको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिलता है। जैसे इस सवाल को अगर हम इंटीग्रेशन में बनाएं, तो यहाँ से बनाएंगे कि इस पे लगा देंगे इंटीग्रेशन, मतलब 5x की पावर 4 और dx यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और आपका आंसर आएगा x की पावर 5। केवल अगर हम इस बात को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करें, तो देखिए क्या कन्वर्ट करेंगे कि इस पर लगाएंगे इंटीग्रेशन 5x की पावर 4 और ये dx इधर आएगा, तो हो जाएगा dx इक्वल टू, शेष क्या लिखा है, x की पावर 5 प्लस 2। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस बात को इंटीग्रेशन में ऐड करें, तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन 5x की पावर 4 dx इक्वल टू, कितना लिखा है, x की पावर 5 प्लस 10। तो आप बताइए, सब बात सेम रहने के बावजूद इंटीग्रेशन के आंसर्स अलग अलग पुट हो रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए 10, 2, 0, 50, 20, 70 कुछ भी जोड़ दीजिए, आपका आंसर पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, तो आपके आंसरवा में कुछ ऐड कर देने से क्या इंटीग्रेशनवा का क्वेश्चन बदल जाता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन के आंसर पे सी नाम का कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए, तो उसके क्वेश्चन में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए
हम इंटीग्रेशन के प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर में सी का ऐड करते हैं। इस बात को आप समझ जाइए यहाँ से। तो आप इस सी को ऐड करने का कारण समझ पाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेम आंसर ये, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेम आंसर ये, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेम आंसर ये। इसका मतलब आंसर वह बार बार चेंज हो रहा है, और चेंज कहाँ हो रहा है? +2, +10 और +0 के पास। तो इसका मतलब +10, +0, +2 के पास अगर हम एक कांस्टेंट कर दें तो इसका मतलब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। आप इन 0, +2 और +10 के पास अगर हम c मान लें तो हमारा प्रत्येक आंसर x की पावर 5 + c हो जाएगा, और ये आपका इंटीग्रेशन का सही आंसर माना जाएगा। इसलिए c को ऐड करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि समाकलन सिंपल सिंपल आप समझते चलिएगा। देखो, किसी के पावर की अगर बात रहे देखिए, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 6x dx, 6 की पावर x dx। अब आप इसको डायरेक्ट, हमने आपको फार्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन a की पावर x dx, तो आंसर कितना बताया था? a की पावर x log कितना? a। अगर इसको आप ऐसा न लिख सको तो ऐसा लिख लो, a की पावर x, और ये जो नीचे है ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा log a, यहाँ पे e, यहाँ पे +c, और लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर कहीं कहीं ये लिखा रहेगा 6 की पावर x अपॉन log 6, तो यहाँ पे e रहेगा, और कहीं कहीं इस आंसर को ऐसा लिखा रहेगा x की पावर 6 की पावर x log 6 बेस में log e बेस 6 + c। आपका आंसर ऐसा भी रहेगा। दोनों आंसर सेम हैं, आप इस बात के लिए डोंट वरी रहिए। एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 5 की पावर x dx, तो आप कहोगे कि 5 है कांस्टेंट, और हमने बताया था कांस्टेंट को जल्द में बाहर कर लीजिए, 1/x dx ऐसा हो जाएगा। और 1/x का भी डायरेक्ट हमने फार्मूला सिखाया था, कितना? log x, तो 5 log x + c हो जाएगा आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार x की पावर, आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते चलेंगे हम। एक क्वेश्चन है कि बोर्ड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, एक आध नंबर में आता है ऑप्शनल में, कि sec x अपॉन में tan स्क्वायर x इंटीग्रेट करना है। अब आप इसको ऐसा तोड़िए कि ये क्या बन जाए? फॉर्मूला। तो आप यहाँ से करिएगा इंटीग्रेशन sec x अपॉन में tan x को तोड़िएगा किस में? तो tan x को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे देखिएगा, ये आपका घूम करके कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इसका मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन sec x को 1/cos लिख सकते हैं, इनटू में cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x, ऐसा हो जाएगा। अब आप ये बताइए, एक cos से तो एक cos कैंसल हो गया, तो बचा क्या? ऊपर एक cos और नीचे 2 sin। एक sin को हम अलग कर दें और मल्टीप्लाई एक sin को अलग कर दें और लगा दें dx, तो एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। उस फार्मूले का नाम है इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा cot x और ये बन जाएगा cos x। और ये आपको हमने डायरेक्ट फार्मूला बताया था, होता क्या है? माइनस cos x + c, डायरेक्ट आंसर।
जैसे सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स होता है, वैसे कॉसेस एक्स का कॉट एक्स और कॉसेस एक्स होता है, बस माइनस लग जाएगा। अच्छा, एक माइनस के रहस्य को आप और समझिएगा। जिस फंक्शन में सी से स्टार्टिंग हो उसके सबके आंसर पे माइनस लगेगा। जैसे यहां से देखिएगा, अगर हम इंटीग्रेशन कॉस एक्स की बात करें, कॉस एक्स, तो इसका आंसर आता है माइनस साइन एक्स। बताओ स्टार्टिंग किससे? सी से। इसी प्रकार इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स, आंसर कितना आएगा? माइनस कॉसेस स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो बताइए इसका भी माइनस आया, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग सी से हुआ। अगर इसी प्रकार हम कॉसेस एक्स की बात करें, कॉसेस एक्स डी एक्स, तो इसका भी आंसर जो आएगा वो आएगा ना। हाँ ठीक है, यहां से अगर आप इंटीग्रेट करेंगे किसका? कॉट एक्स और कॉसेस एक्स का, डी एक्स का, तो इसका माइनस कॉसेस एक्स आएगा। लेकिन स्टार्टिंग तो सी ए से हुआ है, और जिस फलन का या जिस ट्रिग्नोमेट्री के फलन का इंटीग्रेशन सी से स्टार्ट हो उसको समझ जाइए कि आंसर माइनस में आएगा। और क्वेश्चंस को आप देखिएगा। एक है यूपी बोर्ड में पूछा गया है, कई बार है, इंटीग्रेशन 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर अपॉन में रूट यक्स और डी एक्स। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले काम क्या करना? फॉर्मूला लगाना। ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दिए, अपॉन में रूट का यक्स और डी एक्स। आप ये समझिए कि कोई भी समाकलन करने के से पहले जितने फार्मूले आपको तोड़ना और समझना आता हो उतने फार्मूले का यूज आप बराबर फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, जिससे आपका कुछ क्वेश्चन बन सके टूट टाट के, तभी आपका इंटीग्रेट हो पाएगा। क्योंकि एक एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 1 के साथ रूट यक्स का अलग इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर अपॉन में रूट यक्स का अलग इंटीग्रेशन प्लस 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, यक्स अपॉन रूट यक्स का अलग इंटीग्रेशन। अब आप यहां तक में देखिए, कोई समस्या हो तो बताइए। हम आगे देखिए, अगर हम इसी को और करें यहाँ से, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ, ऊपर जाएगा तब इंटीग्रेशन प्लस इसका करेंगे तो आएगा x की पावर आधा यहाँ पे और माइनस आधा यहाँ से, तो हो जाएगा 2 की पावर माइनस हाफ, x की पावर 2 माइनस हाफ, क्योंकि आधा यहाँ से जाएगा माइनस हो जाएगा, dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, x की पावर 1 है और आधा यहाँ से गया माइनस आधा, ये हो जाएगा dx। अब एक एक स्टेप को समझते चलिएगा। ये हो जाएगा x की पावर माइनस आधा प्लस 1, फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आधा प्लस 1 प्लस इसका करेंगे तो आएगा x की पावर, बताइए 2 दूना 4 माइनस 1 3/2 होगा, तो हो जाएगा 3/2 में 1 जुड़ेगा, नीचे 3/2 में 1 जुड़ेगा प्लस 2 कांस्टेंट है, आधा में 1 गया आधा, तो इसका मतलब यक्स में आधा में 1 जुड़ेगा, अपॉन में आधा में 1 जुड़ेगा, और पूरे को हल करके प्लस सी। तो आप यहां से करिएगा, पहला जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1 और आधा, केवल आधा, आधा मतलब ऊपर 2 आएगा, x की पावर हो जाएगा 1/2, इसका मतलब आपको रूट यक्स लिख दें डायरेक्ट, प्लस इसमें देखिएगा हो जाएगा 3 2 5,
तो 2/5 x की पावर 5/2 प्लस इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 मतलब 4/3, 2 यहाँ पे भी है, 2 दूना 4/3 x की पावर 3/2 प्लस पूरे का c। तो ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा नीचे प्लेस का। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस लगेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रैक्टिस हम करवाएंगे क्वेश्चन का। ये फार्मूले से युक्त क्लास है, आप इसको देखिएगा और जितने फार्मूले हमने आपको डन कराए हैं प्रैक्टिस करिएगा। इंटीग्रेशन हम अन्य वीडियोज़ में आपको पूर्णतः करा के हर एक टाइप्स का इंटीग्रेशन सिखाएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस आप प्रैक्टिस करिए। इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ओके।